सो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार? आप सभी लोग कैसे चल रही है आप लोग की फाइनल एग्जाम्स की तैयारी? फटाफट से कमेंट करके बता दो। मुझे पता है यार आप लोग का फाइनल एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुका है और कुछ ही दिनों के अंदर आप अपने फाइनल एग्जाम्स को लिख रहे होंगे, फिर आपका वैकेशन हो जाएगा और आपका 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो 10th स्टैंडर्ड की तो चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि सारी चीजें हमने पहले से ही 10th स्टैंडर्ड के लिए बना के रखा है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो आप सीधा जब 9th से 10th में पहुंच जाओगे, आपका 9th का फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत वैकेशन एंजॉय करके आप लोग 10वीं की पढ़ाई पहले से ही स्टार्ट कर देना, सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर देना और सारा चैप्टर्स का कंसेप्ट पहले ही समझ के रख लेना, बहुत हेल्प होता है। नहीं तो आखिरी में बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। इस बार जो 10वीं में थे ना, उनको पूछना, जो बच्चे ने नवंबर दिसंबर से पढ़ाई शुरू की ना, बहुत दिक्कत हो गया उनको कि भाई टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि फरवरी में एग्जाम था उनका। तो आप लोग अगर जून जुलाई के महीने से ही, मई जून के महीने से अगर पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आपका सिलेबस 10वीं का पहले हो जाएगा। तो चलो खैर, अभी 10वीं में तो आने में 15-20 दिन, एक महीना टाइम है। तो अभी फिलहाल में हम फोकस करते हैं 9th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम्स में। तो फाइनल एग्जाम्स के लिए जो भी बचे हुए चैप्टर्स है आपके न्यू बैच के अंदर, उसको हम करा रहे हैं। तो आपको पता ही है, इसके पहले सारा सिलेबस हमने एक बार पहले भी कंप्लीट करा के रखा था। जो हमारे छोटा व्हाइट बोर्ड था उसके ऊपर भी सारा वीडियोस पढ़ा के अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है। तो वो लेक्चर्स को तो आपको देखना ही है, लेकिन साथ ही में न्यू बैच भी हमने पढ़ा दिया और ऑलमोस्ट हम सेकंड लास्ट चैप्टर पे आपके पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 जो है, इसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ज्योमेट्री की जब भी हम बात करते हैं, खासकर मैथ्स की, मैथ्स 2 की, तो बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते हैं सर यार ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है, अलजेब्रा इजी है, ज्योमेट्री हार्ड लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने अलजेब्रा को समझा, उसको थोड़ा वक्त दिया, समझा, ईजी लगने लगा, उसी प्रकार ज्योमेट्री को यानी मैथ्स 2 को भी अगर थोड़ा सा वक्त दोगे तो ये भी ईजी लगेगा। और 10th स्टैंडर्ड में जब आप 9th स्टैंडर्ड से जाओगे तो आपको और ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो जो चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं वो 9th मैथ्स 2 का यानी ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है दोस्तों सर्कल। अब इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, चैप्टर भी काफी बड़ा है, तो धीरे धीरे करके जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज पहला लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसी के बेस पे जो पहला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस मेरा साथ देना। जिस प्रकार से लगातार हार्डवर्क आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तो ये मेहनत आपके लिए ही है और ये मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके सभी बच्चों को पहुंचा भी देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो शायद कहीं ना कहीं पढ़ना चाहते होंगे, अच्छे मार्क्स निकालना चाहते होंगे, ठीक है, बट वो लोग कहीं ट्यूशन नहीं जा पा रहे, कहीं ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन नहीं ले पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉनिटरी इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। क्योंकि मुझे पता है कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके फादर मदर का मंथली इनकम इतना नहीं है कि वो बहुत महंगे महंगे ऑफलाइन क्लासेस में उनको पढ़ा सके, और ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने लाइफ में, जिंदगी में जो पहला ट्यूशन पढ़ा हूँ ना बच्चा, वो 12वीं में पढ़ा हूँ। इसके पहले मैं क्यों नहीं पढ़ पाया? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, नहीं पढ़ पाया था। लेकिन जब उस टाइम पे जो चीज़ मुझे ना मिली, नहीं मिली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे मेरे जैसे बच्चे भी बहुत सारे होंगे, इस टाइम पे भी होंगे। ठीक है, आज सभी के घर में एक स्मार्टफोन तो है, किसी न किसी के पास स्मार्टफोन है। इंटरनेट तो आज के डेट में सस्ता है, कंपैरेटिवली आप दूसरे कंट्रीज़ में देखोगे तो बहुत महंगा पैक है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सस्ता है। तो सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है और सबके पास यूट्यूब होता है। तो अब मैंने ये लॉकडाउन में शुरू किया कि यार मैं आपको सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे मैं पिछले कई साल से पढ़ा रहा हूँ, 4-5 साल हो गए दोस्तों ये जर्नी को कंप्लीट करते करते। कितने बैचेस मेरे से पढ़ के गए आगे 10वीं के बाद। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो चुका है और आज भी मुझे मिलते हैं या फिर मैसेज करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो बोलते हैं कि अच्छा हुआ भैया आपने उस टाइम पे हमें इतना बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री में दे दिया, हम इस मुकाम पे हम पहुंच पाए। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी प्रकार मन लगा के पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, सारा नॉलेज गेन करो, और चाहता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहन को, रिलेटिव्स को, दोस्त को, हर जगह फैलाओ, वीडियो को शेयर करो, ताकि हर महाराष्ट्र का बच्चा, जो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हर महाराष्ट्र का बच्चा कंसेप्ट सीखे, अच्छे मार्क्स लाए और अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये जरूर से कर देना, ठीक है बच्चा? इतना कर दोगे मेरे लिए? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखना चाहते हैं? सबसे पहले क्या है कुछ कॉन्सेप्ट, सर्कल होता क्या है। देखो ये चैप्टर सर्कल के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं सर्कल किससे बनता है। आपका जो ज्योमेट्रिक कंपास में एक राउंडर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउंडर बोलते हैं। एक साइड पेंसिल लगती है और घूम जाती है गोल सा, तो एक सेंटर मिलता है आपको, दिस इज नोन एज द सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये तो पूरा चीज आपको पता ही है क्या है, ये पूरा चीज सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल का जो ये बाउंड्री है, इसको हम लोग अगर पूरा यहां से स्टार्ट करके यहां तक एंड करें तो इसको हम लोग सरकमफरेंस बोलते हैं, सरकमफरेंस। ठीक है, वैसे ही बहुत सारी और ही चीजें होती हैं, जैसे मान लो कि एक सर्कल है, सर्कल में कोई भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अगर जोड़ दिया जाए तो इस चीज को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लाइन बनती है, सेंटर से लेके कोई पेरीफेरी तक बनती है, तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियस होता है। फिर एक डायमीटर होता है कि अगर एक सेंटर पॉइंट से पास होके लाइन जा रही है, ठीक है,
सेंटर पॉइंट से पास होकर लाइन जा रही है तो इसको हम लोग डायामीटर भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सर्कल के बारे में जो आपने शायद इसके पहले के स्टैंडर्ड में 7th में 8th में 6th में ये सब चीज़ पहले से ही पढ़ के रखा है, तो मुझे ज़्यादा डीप में बताने की जरूरत नहीं है कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सीधा मुद्दे पे आते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज़। अब थोड़ा प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बेस पे जो एग्जांपल्स है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप जानते हो कॉर्ड का मतलब यहाँ पे इस सर्कल में इस फिगर में कॉर्ड कौन सा है, ए बी। तो ये ए से लेके बी तक का जो पॉइंट आपको दिख रहा है दिस इज द कॉर्ड ए बी। क्या है, कॉर्ड ए बी है। तो होता ये है कि जब भी कोई सेंटर पॉइंट से कॉर्ड के ऊपर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो व्हेन ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड, तो ये क्या करता है, कॉर्ड को दो हिस्से में बाइसेक्ट कर देता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि यहाँ पे इस ओपी के बनाने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्कल था, एक सेंटर था और यहाँ पे एक कॉर्ड बना हुआ था ए बी। तो अगर मैंने इस सेंटर से एक सीधा लाइन खींच दिया तो इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट के वजह से ये दो लाइन था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे AP अलग और PB अलग, दो अलग अलग हिस्से हो गए और AP का जो वैल्यू रहेगा PB के बराबर रहेगा, यानी AP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, ठीक है। कभी भी याद रखना है चीज कि कभी भी सेंटर से कॉर्ड के बीच में अगर कोई सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन आती है, मतलब 90 डिग्री आती है, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1, इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक करके इस पूरे एग्जांपल्स को, लगभग 6-7 एग्जांपल है, इसमें से मैं 4-5 करा दूंगा, 1-2 आपके लिए छोड़ दूंगा होमवर्क के तौर पे, तो मैं करा देता हूं। तो सबसे पहला जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉर्ड होगा तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक सर्कल। आप रफली बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मान लो एक सर्कल इसका सेंटर पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब एक कॉर्ड होगा जिसका नाम होगा ए बी, ये होगा ए पॉइंट, ये होगा बी पॉइंट, ठीक है, ओके। अब ये सेंटर ऑफ सर्कल है, वहां से जो डिस्टेंस है कॉर्ड ए बी का वो 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके ए बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, ऐसा बोल के रखा है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी 12 सेंटीमीटर, मतलब ये कॉर्ड जो ए बी का जो लंबाई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। हमें बोल रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि कहीं ना कहीं पूरे जो सर्कल का डायमीटर होगा, ठीक है, वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहली बात मुझे बता दो कि अगर आप कोई भी चीज़ का डायमीटर निकालना चाहते हो तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, फिलहाल में हमारा एक गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि सबसे पहले हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल इस फिगर की हेल्प से आप कैसे निकालोगे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, ओके। अब ध्यान देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मान लो कि सेंटर पॉइंट को O मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि लेट O बी सेंटर ऑफ सर्कल, मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, मान लेता हूं। उसके अलावा मैं मान लेता हूं कि P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है, कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है, ओके है। ये सारी चीजें हमें दी हुई थी वो भी लिख दो। O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ OP, ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये लिख दो। इसके अलावा और क्या चीज दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कॉर्ड ए बी का वैल्यू, तो कॉर्ड ए बी का जो वैल्यू है वो भी आपको दे रखा है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। मतलब इतनी सारी चीजें इन्होंने हमें दे रखी है, ये आपको दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे को ए बी का वैल्यू पता है तो मैं ये ए से लेके पी तक का वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, बताओ मुझे। आराम से निकाल सकता हूं। तो मैं अगर लेंथ ऑफ ए पी निकालना चाहता हूं तो मैं आराम से निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो लेंथ ऑफ ए पी होगा उस पूरे ए बी का आधा होगा। तो मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉर्ड ए बी, या फिर लेंथ ऑफ ए बी लिख सकता हूं। क्यों ऐसा, रीजन क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपका परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो आप रीजन लिख सकते हो। रीजन क्या लिख सकते हो, सिंस रीजन क्या है उसका कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हमारा एपी का जो वैल्यू रहेगा वो हाफ हो जाएगा एपी का। तो मुझे बताओ एबी का हाफ हो जाएगा तो लेंथ ऑफ एपी मुझे मिल जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ एबी का वैल्यू मैं जानता हूं 12 दिया हुआ है, तो हाफ ऑफ 12 इज नथिंग बट लेंथ ऑफ एपी मुझे मिल गया, जो कि मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो एक चीज मैंने फिलहाल निकाल दिया, लेकिन इसका यूज क्या है, ये एपी का वैल्यू मैंने निकाल दिया, लेकिन इसका यूज क्या है, तो मुझे करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर दूं इस ए को ओ के साथ, देखो इसको कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूं, एक सेकेंड, इस ए को ओ के साथ कनेक्ट कर दूं तो मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्ट एओ,
जब मैंने ए से ओ के साथ कनेक्ट किया तो यहां पे एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल जिसका नाम होगा APO। अब इसमें मुझे पता है कि जब ये लाइन बना तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री बना होगा, ठीक है, तो इसका मतलब एंगल P मेरा 90 डिग्री होगा, तो कंसीडर ट्रायंगल APO जिसमें एंगल P जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और मुझे पता है कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, तो लगाता हूं मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इधर क्या लगा रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखते जाओ बस क्या हो रहा है, देखते जाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल के अंदर, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर होता है पाइथागोरस का मतलब। तो इधर पे 90 का अपोजिट AO, तो AO मेरा हाइपोटेनस है, यानी AO का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू सम ऑफ AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ AP का वैल्यू तो मैंने अभी अभी निकाला है जो कि है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PO का वैल्यू मैं जानता हूं पहले से ही, OP या फिर PO जो भी है, OP या फिर PO, इसका 8 सेंटीमीटर पहले से ही दे रखा है उन्होंने, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, अभी आंसर आने वाला है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो ये हमारा AO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 प्लस 64। अब मुझे चाहिए AO का वैल्यू, तो AO का वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट में चले जाएगा 36 प्लस 64, ठीक है, या फिर एक स्टेप बढ़ा लो। 36 प्लस 64 कितना होता है बच्चा, ये होता है 100, 36 प्लस 64 होता है 100, तो अंडर रूट ऑफ 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपका AO का जो वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10 होता है, तो AO का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकल गया AO का वैल्यू। अब AO क्या है अगर आप ध्यान दो तो A से लेके O जो है ये क्या है, एक रेडियस है। तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिल गया बच्चा, रेडियस मिल गया। तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज AO का जो वैल्यू मिल गया मुझे 10 सेंटीमीटर मिल गया। तो मतलब मुझे तो एक आइडिया मिल गया कि रेडियस इस सर्कल का कितना है, 10 सेंटीमीटर है। मुझे निकालना क्या है, डायामीटर निकालना है, तो मैं डायामीटर निकाल दूंगा। दैट इज मुझे पता है, वी नो देयरफॉर डायामीटर विल बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है, रेडियस का डबल होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 10, दैट इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कितना इजीली हमने ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, आप देख पा रहे हो खुद ही, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 20 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन, ध्यान देना, स्टेप्स को ध्यान रखो, ठीक है। बस इसको नोटबुक में एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। अगेन मैं क्या करूंगा, लिखूंगा पहले 26 सॉरी 2 लिख दिया मैंने गलती से, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब इसका डायमीटर दिया 26 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉर्ड होगा यहाँ पे। लेट सपोज मैं एक कॉर्ड को ड्रॉ करता हूँ, तो इसका नाम रख लेता हूँ मैं A, इसका नाम मैं रख लेता हूँ B, ठीक है। ये मेरा लेंथ ऑफ कॉर्ड है, तो कॉर्ड का जो लेंथ है जिसका नाम है AB मैंने रखा हुआ है, ठीक है। कुछ दिया है क्या, नाम नहीं दिया तो अपने मन से ले सकते हो। तो मैंने लिख लिया कि कॉर्ड का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये AB जो होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक सेंटर ऑफ सर्कल है, उससे जो डिस्टेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट सपोज पहले मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट होगा वो P पॉइंट होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे इन शॉर्ट क्या निकालना है, ये सेंटर पॉइंट O होगा, तो मुझे इन शॉर्ट निकालना है लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब इन शॉर्ट समझ में आ गया कि आपको निकालना था डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो कॉर्ड है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना का, मतलब इन शॉर्ट ये डिस्टेंस निकालना है, यानी OP निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मुझे एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे, क्या, डायमीटर ऑफ 26 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे बात बताओ, अगर डायमीटर दिया है, बताओ कुछ तो यूज होगा तभी तो दिया है ना, दिमाग लगाओ भाई। डायमीटर दिया हुआ है इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, तो इससे मैं रेडियस निकाल सकता हूं। तो देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर डिवाइड बाय 2 यानी 26 डिवाइड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इन शॉर्ट मुझे बताओ रेडियस का वैल्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर मुझे मिल गया, रेडियस मिल गया मुझे 13 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से सर्कल तक का डिस्टेंस। तो मान लो कि ये मेरा सेंटर पॉइंट O है, ठीक है। अब यहां से कोई भी सर्कल पे टच करो जाके, तो यहां से अगर मैं इसको A पे टच करता हूं तो सर्कल पे टच हुआ, मतलब इन शॉर्ट ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये A से लेके O मेरा रेडियस हो जाएगा, तो इन शॉर्ट में लिख सकता हूं ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ AO जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस के बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट मुझे लेंथ ऑफ AO मुझे मिल गया ना, लेंथ ऑफ AO मुझे मिल गया। मुझे AP का वैल्यू पता है क्या, निकाल सकता हूं कैसे, ध्यान देना।
एपी का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर पूरे कॉर्ड का वैल्यू पता है तो एपी का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो मैं लिख लूंगा यहां पे, देखो यहां पे ध्यान से, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि लेंथ ऑफ ये जो एपी है वो मैं निकाल सकता हूं, दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ द कॉर्ड ऑफ एबी, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ एबी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, रीजन क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। लिख देना आप रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये तो आपको पता ही, अभी अभी रीजन हमने देखा था इसके पहले वाले एग्जांपल में भी। मतलब इन शॉर्ट लेंथ ऑफ एपी मुझे यहां से मिल जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ कॉर्ड एबी। एबी का वैल्यू कितना है बच्चा, अभी अभी हमने देखा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 है, तो हाफ ऑफ 24 यानी लेंथ ऑफ एपी मुझे मिल जाएगा। 24 का आधा कितना होता है, 24 का आधा होता है 12 सेंटीमीटर। तो इन शॉर्ट 12 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। क्या मिल गया? लेंथ ऑफ एपी का वैल्यू। अब मुझे बताओ, मुझे दो वैल्यू पता चल गया, एक तो रेडियस मुझे पता है एओ 13 सेंटीमीटर, मुझे एपी पता है, अभी अभी पता चला। तो ये ओपी जो हमें निकालना है, क्योंकि हमें इन शॉर्ट कैलकुलेट क्या करना है, ओपी, तो ये ओपी निकाल सकता हूं। मतलब यहां पे भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो मैं लिखता हूं यहां पे कंसीडर ट्रायंगल, इसका नाम क्या रहेगा, एपीओ। ठीक है, इसमें एंगल पी जो है ऑब्वियसली 90 डिग्री रहेगा, तो मैं लगा सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे भी लग सकता है पाइथागोरस थ्योरम, लग सकता है क्या, लगेगा ही। अब इसके अनुसार मेरा ये एओ का स्क्वायर जो रहेगा, हाइपोटेनस है ना ये, एओ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड, यानी एओ का स्क्वायर विल बी एपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। ठीक है, एपी स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। तो एपी का वैल्यू अभी अभी निकाला है हमने, ये रहा 12 सेंटीमीटर, तो यहां पे डाल दो 12 का स्क्वायर प्लस पीओ का वैल्यू हम जानते हैं क्या, पीओ का वैल्यू जानते हैं क्या, नहीं जानते, पीओ का वैल्यू निकालना है, या फिर पीओ बोल लो, ओपी बोल लो, मैं ओपी लिख देता हूं, चलो पीओ लिख दो या फिर ओपी लिख दो, एक ही बात है, ओपी स्क्वायर वैसे का वैसे। लेकिन ये जो एओ है उसका वैल्यू हम जानते हैं, एओ का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 13 सेंटीमीटर, तो इसके जगह पे आप लिख दो 13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लूंगा तो 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169 आता है, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ओपी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसको फिलहाल कुछ कर नहीं सकता मैं। ठीक है, लेकिन ये 144 प्लस में है, 144 को 169 के पास भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 इज इक्वल टू अकेला वहां पे बच जाएगा ओपी का स्क्वायर। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू 169 में से 144 माइनस गया तो 25 बचता है, यानी कि ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और हमें तो निकालना है ओपी का वैल्यू ना, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ओपी अगर मुझे निकालना है इन शॉर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ओपी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 नथिंग बट 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया कि भाई ओपी का जो वैल्यू है, क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, यानी ओपी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर आ गया। तो लास्ट में एक रीजन बस स्टेटमेंट लिख दो कि द लेंथ, क्या बोल रहा, सॉरी द डिस्टेंस, आप लिखो यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बस यही करना है, दैट्स इट। इसी के साथ आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 2 से 3 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन जो है पूछता है, आप जरूर से इसको चेकआउट कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा ही इजी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? तो यही था आपका आंसर, और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो बच्चे, अगेन मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यूस हमारे चैनल से आके पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ उनको चैप्टर्स में स्कूल में समझ में नहीं आया, कहीं ट्यूशन में समझ नहीं आया, वो आते हैं हमारे चैनल पे वीडियोस ओपन करते हैं और देखते हैं और फिर अपना सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, मैं तो आपके लिए रात भर दिन भर वीडियोस जब भी मौका मिलता है मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है हमारे चैनल के बारे में। मुझे पता है आज के डेट में हमारा चैनल 2 मिलियन हो चुका है, 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों तक हम पहुँचे, तो लेकिन मुझे ये भी लगता है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 20 लाख बच्चे हैं क्या? नहीं ना, बहुत बच्चे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे भी बच्चे जिनको शायद नहीं पता हमारे चैनल के बारे में, जो हमारे चैनल से आके नहीं पढ़ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं यार मार्क्स कम आ पा रहे हैं उनके, तो मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं कि आप प्लीज वो जितने भी टाइप के बच्चे हैं ना उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। ये वीडियो नहीं बल्कि हमारे सारे वीडियो, जो भी स्टैंडर्ड के वीडियोस आप लोग देखते हो हमारे, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए। और मैं चाहता हूं कि अगर ये मैसेज मेरा कोई पेरेंट्स तक जा रहा है, अगर ये कोई पेरेंट देख रहा है और अगर आप बच्चे लोग देख रहे हैं, तो अपने पेरेंट को भी बोलना कि जो पेरेंट के दोस्त होते हैं, यानी आप लोग के जो अंकल लोग होंगे, उनको भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी हमारे वीडियोस आके देख सके, ताकि यार कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेंशन है कि यार मैं समाज के लिए भला कुछ चीज़ें कर सकूं, मेरे पास यही है। मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी खड़ी कर दूं, इतना कोई रिसोर्सेज नहीं है। मेरे पास 1-2 बोर्ड है, मेरे पास मेरा मैन पावर है, मैं अपना फुल एनर्जी डाल के खून पसीना एक करके मैं मेहनत करता हूं और यहाँ पे मैं चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मेरा इंटेंशन वही है कि मैं ऐसे ही काम करते रहूँ,
बदले में मुझे YouTube पे करता है, ऐसा नहीं है कि YouTube पे नहीं करता है, YouTube भी मुझे थोड़ा बहुत पे कर लेता है, जिससे मेरा सारा स्टूडियो का मैनेजमेंट प्लस घर चल जाता है, मैं इतना बोल सकता हूँ आपको। लेकिन कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा सिर्फ यही है मेरा कि मैं आप लोग के लिए भला कर सकूं और लाइफ में आपके लिए कुछ अपग्रेडेशन ला सकूं, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं मिली ना बच्चा, मेरे जब छोटा था मैं, मुझे लगता था कि कोई पढ़ा दे, फ्री में पढ़ा दे, कोई नहीं होता था यार ऐसा। लेकिन मैं हूँ आपके लिए, जितना हो सकेगा मैं आपके आखिरी दम तक आपके साथ दूंगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे सारे वीडियोस को आप सभी बच्चों तक प्लीज़ पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है? सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना दिया हुआ है? 34 सेंटीमीटर। तो मैं अगेन एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका जो रेडियस होगा कितना है? 34 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा रेडियस दे दिया है, 34 है क्या? मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कभी कभी। हाँ, रेडियस ऑफ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, बराबर है, ठीक है। हाँ, एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। मतलब मान लो कोई कॉर्ड होगा यहाँ पे अगेन, ठीक है, कोई कॉर्ड होगा। लेट्स सपोज दिस इज द कॉर्ड AB। दिया है क्या? नाम नहीं दिया है तो लिख दो, खुद से लिख दो। AB होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, मतलब सेंटर पॉइंट से लेके जो कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। सेंटर पॉइंट O मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो जो चीज़ दिया लिख दो। पहले रेडियस दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये O से लेके A पॉइंट जो है ये आपका रेडियस होगा। तो आपको रेडियस, जिसको हम लोग ने इस बार OA नाम रखा है, AO या फिर OA जो भी नाम रखना है आप रख सकते हो, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, ठीक है। 34 सेंटीमीटर ये वैल्यू दिया हुआ है। आपको निकालने क्या बोल रहा है कि कॉर्ड जो AB है इसका वैल्यू आपको निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको ये पता है O से लेके ये पॉइंट P नाम रख लो, ये पॉइंट P नाम रखो। तो लेंथ ऑफ OP आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दिया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट आपको रेडियस पता है, आपको OP पता है, आपको AP नहीं पता है, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल को ले लो और AP निकाल दो और उसका डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो दिमाग लग गया। अब सीधा डालते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे कंसीडर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बन रहा है मेरा APO, ये 90 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल APO में एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर सकता हूँ। जब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मेरा जो AO है, ये वाला साइड, ये मेरा हाइपोटेनस है ना, तो ये हो जाएगा AO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड, यानी AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। और जो अब जो वैल्यू आपको पता है बस उसमें अंदर वैल्यू पुट ऑन कर देना है। तो चलो, मुझे क्या क्या पता है, अगर आप देखोगे AO का वैल्यू पता है ना, तो AO का स्क्वायर के जगह पे AO का वैल्यू क्या है मेरा? AO लिख दो या फिर OA लिख दो, बात एक ही है। तो 34 है, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू आ जाएगा 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। AP का वैल्यू मैं जानता हूँ क्या? नहीं जानता। तो AP का वैल्यू ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस PO का स्क्वायर। तो PO या फिर OP जो भी है वो हमारा 30 दिया हुआ है, तो प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 34 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है भाई, क्योंकि भाई मेरे को तो 20 तक ही याद है। तो 34 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 16, 1 कैरी, 4 3 12 प्लस 1 13, 0 3 4 12, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10, 0 6 5 1 1 1156 आ जाएगा, ठीक है। 1156 इसका वैल्यू आ गया, इज इक्वल टू ये AP का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 900 हो जाएगा, करेक्ट, ओके, ठीक है। अब मुझे AP का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस 900 इधर आएगा तो माइनस 900 हो जाएगा। तो 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू उधर बच जाएगा अकेला AP का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर AP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 256 आएगा, 256 माइनस करके देख लो, 1156 माइनस 900 करोगे तो 256 आ जाएगा। तो क्या मुझे चाहिए AP का वैल्यू, तो देयरफॉर AP का वैल्यू अगर चाहिए तो मुझे इसको अंडर रूट में डालना पड़ेगा, यानी 256 को स्क्वायर रूट में करना पड़ेगा। अब 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो आपका आंसर आ गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ AP जो आ गया वो आपका आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकाल लिया आपने? लेंथ ऑफ AP, मतलब कहीं ना कहीं ये A से लेके P तक का जो इतना डिस्टेंस है वो आपने निकाल लिया, ठीक है। ये आप लोग को पता है, ये आपने निकाल दिया, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, यानी पूरी लंबाई निकालनी है, AB निकालनी है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि लेंथ ऑफ AP जो होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ AP जो है यहाँ पे, जो भी लेंथ ऑफ AP होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ पूरा लेंथ ऑफ AB, क्योंकि मैं रीजन जानता हूं। रीजन क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये रीजन है हमारा, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हम लोग को पता ही है ना, ये उसका रीजन है, ठीक है। तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ AP तो हमने निकाल रखा है पहले से ही, तो यानी इस लेंथ ऑफ AP के जगह पे मैं लिख सकता हूं 16 इज इक्वल टू हाफ
मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी में जानता हूं क्या, नहीं जानता हूं, तो ये हाफ उधर जाएगा, मतलब 2 उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 2 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा। बस सीधा करके लिख दो, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। और लास्ट में क्या लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जो पूछा था, देयरफॉर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, बस दैट्स इट। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी को जो वैल्यू जो पूछा था, ए बी का निकाल के दिखाओ वैल्यू, तो हमने निकाल दिया 32 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कितना ईजी होता है एग्जाम्पल। कुछ लोगों के लिए हार्ड होगा, लेकिन अगेन मैंने बोला कि कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, बस आप इसको एक बार समझ लो अच्छी तरीके से जो मैंने समझा दिया, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चंस आने दो एग्जाम में, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आराम से आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ईजी होता है ऐसे एग्जाम्पल्स। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं और एक दो एग्जाम्पल कर ले, क्या फटाफट से कर ले, फटाफट से। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहां पे ध्यान दो। एग्जाम्पल बोला है रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसमें रेडियस ऑफ सर्कल है, सेंटर ओ है, इज 41 यूनिट्स, मतलब इन शॉर्ट आपको रेडियस दिया हुआ है 41 यूनिट्स का। ठीक है, यूनिट्स दिया मतलब सेंटीमीटर नहीं दिया है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू 80 यूनिट दिया हुआ है। एक कॉर्ड होगा पी क्यू नाम का, लेट्स सपोज ये पी है, ये क्यू है, तो आपको कॉर्ड पी क्यू का जो वैल्यू दे रखा है इन्होंने 80 यूनिट दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड मतलब इन शॉर्ट ये पी है, तो ओपी का निकालना है। तो अभी तो हमने देखा ऐसे एग्जांपल, तो सेम वही टाइप का एग्जांपल है। आपको क्या करना है, आपको रेडियस दिया है, मतलब ये ओपी का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू 41 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम कुछ और रख लो, ये पी क्यू ऑलरेडी नाम है ना। ठीक है, इसका नाम मैं क्या रखूंगा, ए रख लो, चलो ए। ठीक है, ए रख लो। तो ओ ए का वैल्यू आपको निकालना है, लेंथ ऑफ ओ ए यानी डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द कॉर्ड, ये आपको निकालना है। मतलब ये आपको पता है, ये पी ए आपको निकल जाएगा, पी क्यू का आधा हो जाएगा 40 आ जाएगा, ये आपको पता है, ये आराम से पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा सकते हो। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, बहुत ईजी है और सेम टाइप का एग्जाम्पल है जो यहाँ पे हमने किया था। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था ना, ये ओपी आपको निकालना था, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना था ना, वही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, और मुझे इसका सही जवाब कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है, मतलब कहीं ना कहीं ओ ए का जो डिस्टेंस है, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस है, उसका वैल्यू कितना आएगा वो मुझे कॉमेंट करके चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ईमानदारी से कॉमेंट करते हैं और होमवर्क करके लेते हैं। ठीक है, कर दोगे इतना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चा, जरूर से कर लेना। चलो आगे बढ़ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे ध्यान देना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो फटाफट से करते हैं, क्या क्वेश्चन है यहां पे। देखो क्या बोल रहा है कि एक फिगर है, सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज ओ। ठीक है, इसमें फिगर जो है वो शायद मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स सपोज ये फिगर पहले मैं ड्रॉ कर लूं आपके सामने। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है ना, मैंने ड्रॉ नहीं किया वो फिगर को, मैं ले लेता हूं हमारा ये ऐसा फिगर दिया था। ठीक है, और क्या है उस फिगर में, एक सेंटर पॉइंट है और ये पूरा ए पी क्यू भी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ध्यान देना, एक सेंटर पॉइंट है इसका। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन पास होके जा रही है, एक लाइन ऐसे पास होके जा रही है, कॉर्ड होगा। ठीक है, ये कॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्ड है, इसका नाम रख लो ए पी क्यू क्यू और ये बी पॉइंट। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ओ है, ओ रखा है नाम, हाँ सेंटर पॉइंट ओ है। बस यही आपको फिगर दिया है, मतलब इन शॉर्ट ये आपको फिगर दिया है, सेंटर ऑफ 2 सर्कल ओ है, 2 सर्कल है आपस में कॉन्साइक्लिक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे है यहाँ पे। तो कॉर्ड ए बी ऑफ ए बिगर सर्कल, मतलब ए बी जो बड़ा वाला कॉर्ड है, ठीक है, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, और छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड पी क्यू है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख भी रहा है पॉइंट पी आर क्यू पे। हमें पूछ रहा है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, प्रूफ करके दिखाओ। यानी इन शॉर्ट ये जो पूरा ए बी है ना, ये पी क्यू के बराबर होगा, ऐसा हमें प्रूफ करने बोल रहा है। बहुत ही विचित्र क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, लेकिन प्रूफ होकर दिखाएगा। यही तो खासियत है हमारे मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री की। ठीक है, चलो प्रूफ करके दिखाएं। एपी इज इक्वल टू बी क्यू है, माफ करना गलत लिखा है मैंने, एपी इज इक्वल टू बी क्यू। एपी प्रूफ दैट एपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है AP इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू, ये जो इतना डिस्टेंस है ये भी उतना डिस्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा है। तो चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे, कैसे करना है यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले जो चीज हमें करना है, इस चीज को ध्यान में रखना कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सर्कल है, स्मॉलर सर्कल, फॉर लिखो यहाँ पे, फॉर
स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल के लिए अगर आप देखो यहाँ पे मेरा सेंटर तो ओ ही रहने वाला है, सेंटर मेरा ओ ही रहने वाला है, तो मैं स्मॉलर सर्कल के लिए क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो ओएम होगा, कौन सा ओएम होगा, अगर मैं एक सेंटर को ड्रॉ करूं, मतलब जो मेरा वो पॉइंट है ना पीक्यू वाला, इसमें आपको क्या करना है ना, सेंटर को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, दूसरा कलर ले लो ये वाला, और यहां से इसको ड्रॉ कर लेता हूं और इसका नाम मैं रख लेता हूं लेट सपोज एम, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया, तो यहां पे आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन, क्या लिख सकते हो, कंस्ट्रक्ट ओएम, ठीक है। अब इसके लिए कंस्ट्रक्ट मैंने ओएम कर लिया, इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा ओएम होगा वो परपेंडिकुलर होगा स्मॉलर सर्कल के लिए, तो ओएम इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू, ओएम इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू होगा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि ये ओएम है, ये पीक्यू से परपेंडिकुलर होगा, जो दिख रहा है आपको, ठीक है। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ओएम इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू, ओके। अब इतना आपको समझ में आ गया। तो जब ओएम मेरा पीक्यू से परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मेरा जो ये एम से लेके पी से लेके एम तक का जो पॉइंट रहेगा पीएम, और एम से लेके क्यू तक का पॉइंट रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि व्हेनेवर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, और बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब वो दोनों जो लेंथ होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर मेरा पी से लेके एम तक का जो डिस्टेंस रहेगा, लेंथ ऑफ पीएम, क्या कर रहा हूं, एक मिनट, डायरेक्ट लिखता हूं, चलो, पीएम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, क्या हो जाएगा, एम क्यू, पीएम कॉन्ग्रुएंट टू एम क्यू हो जाएगा, या फिर इक्वल भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो पीएम विल बी इक्वल टू एम क्यू, ठीक है, आप लिख सकते हो पीएम विल बी इक्वल टू एम क्यू, ये हो गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसा मान के चल रहे, तो कि पीएम जो मेरा है एम क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार बड़े सर्कल के लिए भी लेता हूं मैं, फॉर बिगर सर्कल के लिए अगर मैं लेता हूं, यहां पे ध्यान देना, इसका रीजन लिखना चाहते हो तो लिख देना कि ये क्यू कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये रीजन है, ये तो आप जानते ही हो, ज्यादा पर रीजन लिखा करो, रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, ये चीजें हो गई फॉर बिगर सर्कल। बिगर सर्कल के लिए भी सेम वही चीज अप्लाई होगा कि मेरा जो ओएम होगा ये परपेंडिकुलर एबी को भी होगा बड़े वाले सर्कल के हिसाब से, यानी ओएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और इसका मतलब ये है कि मेरा जो ए से लेके एम तक का डिस्टेंस होगा वही एम से लेके बी तक का डिस्टेंस होगा। तो यहां पे भी सेम जो हमने यहां पे लिखा तो वो सेम हो जाएगा, ए एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एम क्यू, एम बी सॉरी एम बी, ए एम एम बी, ठीक है, एम बी, और रीजन सेम हो जाएगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MB, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये दो चीज समझा, इसको चाहिए तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूं यहां पे भी, और इसको भी यहां पे एक बॉक्स बना लेता हूं यहां पे। तो AM इज इक्वल टू MB और PM इज इक्वल टू MQ, ये दो चीज आपको समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, ओके। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग वाला खेल है और बाकी कुछ नहीं, आपका आंसर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और कुछ नहीं। अब मुझे ध्यान दे दो यहां पे कि अगर मैं इस पूरे AM को कंसीडर करूं, देखो ध्यान देना, अगर मैं इस पूरे AM को कंसीडर करूं जो कि हमारा ये AM इज इक्वल टू MB है ना, AM इज इक्वल टू MB है, फ्रॉम टू हमने लिया कि AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। लेकिन इस AM को अगर ध्यान से देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, यहां पे मैं ले लूं कौन सा कलर, पिंक दिखेगा क्या, चलो पिंक दिखेगा क्या, देखो ये A पॉइंट से लेके M तक का कंसीडर करूं तो इसमें A से लेके P भी है और P से लेके M है, तो AM जो होगा वो हो जाएगा AP प्लस PM, ठीक है। AM जो पूरा होगा वो AP प्लस PM हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू MP, सॉरी MB है ना, ये माफ करना, क्या लिखा है मैंने, MB है, MB जो हो जाएगा वो MQ प्लस QB हो जाएगा, ठीक है, MQ प्लस QB हो जाएगा, ठीक है। और रीजन आप लिख सकते हो ना, क्योंकि APM लाइन में है, वैसे ही M-Q-B लाइन में है, तो इस प्रकार से रीजन लिख दिया। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, मुझे पता है PM जो है MQ के बराबर है, ठीक है। तो इस PM के जगह पे मैं MQ लिख सकता हूं कि देखो PM MQ के बराबर है, तो इस PM के जगह पे मैं अगेन ये वाला MQ लिख सकता हूं। तो यहां पे ध्यान दो, तो ये रहेगा AP प्लस PM, तो PM के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, MQ लिख सकता हूं, तो इसके जगह पे मैं लिख देता हूं MQ इज इक्वल टू, ये MQ तो पहले से ही है, प्लस QB, और रीजन लिख दो कि हमने Q लिखा फ्रॉम वन लिखा कि PM जो है वो MQ के बराबर है, इसके लिए PM के जगह पे MQ मैंने लिखा, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगेगा और कुछ नहीं, बस हमारा आंसर आ गया, थोड़ा दिमाग लगेगा। MQ इस तरफ भी है,
ठीक है, यहां पे ध्यान देना, MQ इस तरफ भी है, MQ इस तरफ भी है, इक्वल के अपोजिट साइड, इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम सेम चीज है तो वो कट हो जाते हैं। तो यहां पे क्या बच गया अकेला, AP बच गया, यहां पे क्या अकेला बच गया, QB बच गया। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि शो दैट AP इज इक्वल टू BQ। तो AP इज इक्वल टू QB आ गया, BQ QB एक ही बात होती है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AP इज इक्वल टू QB को मैं लिख देता हूं BQ, और यही चीज हमें प्रूफ करके दिखाना था। देयरफॉर लिख दो नीचे हेंस प्रूव्ड, ये फेवरेट डायलॉग होना चाहिए, हेंस प्रूव करके लिख देना, मतलब ये चीज हमने प्रूव करके दिखा दिया है कि ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से ये बहुत ही खतरनाक दिखने वाला एग्जांपल को भी हमने आसानी से सॉल्व करके दिखा दिया है। समझ में आ गया? दैट्स इट, यही था हमारा आज का क्वेश्चन जो हमने ऑलमोस्ट आपको करा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट को मैं एंड करता हूं, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखोगे एक 6th एग्जांपल है जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको आप अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन आज जितने भी एग्जांपल मैंने कराए हैं सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, जरूर से उसको एक बार प्रैक्टिस करना। इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 है ये होता है कंप्लीट। ऐसे ही और लेक्चर्स में आपके साथ मुलाकात होगी जिसमें आगे के जो भी 6.2 6.3 जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम सारे एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, पूरा कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। तो बस हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।